सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के चौथे प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में हमारा जो चल रहा है, ये पवन का सीरीज चल रहा है। क्या चल रहा है? पवन सीरीज चल रहा है ना? पवन सीरीज पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले हम पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न को करा चुके हैं। आज जो चर्चा करेंगे वो पवन सीरीज के अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों के डिमांड भी आ रहे थे कि सर पवन सीरीज को भी करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पवन सीरीज को परचेस किए हुए हैं, पवन सीरीज को रखे हैं। और कुछ बच्चे राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों को रखे होंगे। तो वो राजन अगर पढ़ लिए होंगे तो कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि उसके उनको पवन सीरीज भी करा दिया जाए। ठीक। तो आप आपको हम पवन सीरीज का आज अति लघुत्तरीय प्रश्न कराएंगे। आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिए। और सीरीज कोई भी हो, पवन सीरीज हो, राजन सीरीज हो, देखिए सवालों का आपको समावेश चाहिए होता है। अगर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है राजन सीरीज में, वही तो पवन सीरीज में भी प्रिंट हुआ है। लेकिन कुछ होता क्या है कि कुछ सवाल अलग अलग दे रखी हैं। जैसे राजन सीरीज में कुछ सवाल अलग है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया है, और पवन सीरीज में कुछ सवाल अलग है। तो आप अगर दोनों सीरीज को हल कर लेंगे, लगा लेंगे, तो आपको ढेर सारा प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। और मैथ, आपको पता है कि मैथ में जितना आप सवाल को लगाएंगे, जितना आप सवाल से टच करेंगे, सवालों को ज्यादा ज्यादा टच करेंगे, ज्यादा ज्यादा सवाल आपके पास रहेंगे, उतनी ही आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और जब प्रैक्टिस बना रहेगा तो मैथ कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्योंकि मैथ जो होता है, हम आपको ये भी शायद बता चुके हैं कि मैथ जो होता है, ये हर साल आउट ऑफ सिलेबस 102 प्रश्न दे देता है। तो आई थिंक आप फर्स्ट सेमेस्टर में अभी हैं, तो इसलिए अभी आपको इसका अंदाजा नहीं है। जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सर, वाकई में 102 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस नहीं है, वो सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। वो एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही जाते हैं। ये हर बार होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्नों को पढ़े रहेंगे, सवालों को हल किए रहेंगे, तो आपको और भी आसानी होगी सवालों को लगाने में। ठीक है। और अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए अच्छी तरीके से। वैसे फिलहाल आप लोग पढ़ाई स्टार्ट किए ही हैं, लेकिन अब और भी मन लगा लीजिए और ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। मान चलिए आपका पेपर हमको लगता है कि जून में नहीं हो पाएगा, लेकिन जून में जुलाई में तो अवश्य होगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में तो आई थिंक होगा ही होगा। ठीक। तो इसलिए आप मन लगा करके पढ़ाई करिए। और अब थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है। जैसा कि पिछले 4-5 दिन पहले गर्मी बहुत तेजी से थी। टेम्परेचर 48 से 49 डिग्री पहुंच गया था। तो लेकिन अब क्या है कि टेम्परेचर ठीक ठाक हो गया है, गर्मी कम हो गई है। तो आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। ठीक है। और टीएसपी चैनल में सारे सब्जेक्ट के सीरीज हुए, या जैसे अभी सेकंड थर्ड सेमेस्टर का हम मैथ एक अलग अलग से कंटेंट तैयार कर रहे हैं। एक ये देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां से 2 से 3 प्रश्न आ रहा है, 2 से 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, उसे हम एक अलग वीडियो में बना दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों को आसानी होगी। एक ही वीडियो में पढ़ लेने से उसका 2 से 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को भी ऐसा दिया जाए, जिससे कि उनको आसानी हो। ठीक। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कब पूछा गया है? 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो क्या कर रहा है प्रश्न? 6+6.6+6.6+6 का मान होगा। राजन श्रीज आप कर रहे थे तब भी वहां पढ़ाया गया था ये, और आज इसमें भी है। क्योंकि प्रश्न इसलिए है क्योंकि 2022 में प्रश्न पूछा गया है। इसको जब हम हल करेंगे तो पहली बात तो ये इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, 6 लिखिएगा, फिर 0.3
तीन जीरो बढ़ा लीजिएगा, मैक्सिमम यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अंक है तो तीन जीरो बढ़ा लीजिएगा। फिर उसके बाद लिखिएगा 6.6, फिर लिखेंगे 6.66, फिर लिखेंगे 6.666। अब हम जब जोड़ेंगे इसको तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा, और यहाँ 6 त्रिक 18 एक 19 हो जाएगा। और शेषफल एक, सॉरी हाथ लगा एक, यानी एक बचा हुआ है। तो 6 6 12 6 18, 18 6 24, 24 से कितना हो गया 25, यानी हो जाएगा 25.926। इसको जोड़ेंगे तो 25.926 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला एक है, ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है। कब पूछा गया? 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर इस तरीके का सवाल है तो आपको क्षेत्रफल में क्या चाहिए होता है? लंबाई चाहिए, और क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। तो भैया आपको लंबाई तो पता है लेकिन चौड़ाई नहीं पता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ परिमाप दे रखा है, तो इस परिमाप की सहायता से और लंबाई की सहायता से हम बड़ी आसानी से चौड़ाई निकालेंगे। क्योंकि होता क्या है, आयत का परिमाप बराबर फार्मूला होता है, आयत का परिमाप बराबर टू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। और आयत का परिमाप दे रखा है 180 मीटर दिया है, तो दो, और लंबाई की वैल्यू दे रखा है 50 दिया है। आप यहाँ बड़े अच्छे से, बड़े बेहतरीन तरीके से आप चौड़ाई निकाल लेंगे। तो ये दो का इधर भाग दे देंगे तो हो जाएगा इधर 99 हो जाएगा, और बराबर 50, और प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगी। हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम चौड़ाई की वैल्यू जब निकालेंगे ना, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 90 में से 50 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी मेरे भाई चौड़ाई कितना आ गया? ये आ गया 40 मीटर आ गया, है ना? क्या आ गया? 40 मीटर, ये हो गया। अब हम उस आयत का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकाल लेंगे। अब हम जानते हैं कि हमको पता हो गया लंबाई 50 हो गई, 50 मीटर हो गई, और चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई आपको मिल गया, चौड़ाई इसकल टू 40 मीटर, है ना? ये मिल गया। तो हम यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितना है? 50 है, इंटू चौड़ाई कितना है? 40 है। तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा? 2000 क्या वर्ग मीटर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2000 वर्ग मीटर, यही इसका आंसर। ठीक है, इतना करना है। तो आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, 2022 में सवाल पूछा गया है। ठीक, 2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न भी 2022 में ही पूछा गया है। कह रहा है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। कह रहा है इसको कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, या आप ऐसे कर लीजिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो, और इसमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के, तब क्या होंगे? प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाएंगे। यानी ऐसे कोण, ऐसे में जिनका, या ऐसे में दो कोण, ऐसे कर लीजिए, दो कोण जिनका योग, जिनका योग 90 डिग्री, या एक समकोण, या एक समकोण के बराबर होता है,
होता है तथा इनमें से प्रत्येक को तथा इनमें से प्रत्येक को एक दूसरे की कोट पूरक कोड कराते हैं। एक दूसरे के कोट पूरक कोड कहलाते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम दिखाएं, उदाहरण के सही समझाएं, तो जैसे आपका 30 और प्लस 60 क्या हो गया, बराबर 90। अगर हम आपसे कहें कि 30 का कोट पूरक कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 30 का कोट पूरक कोड 60 होगा। ठीक। अगर हम कहेंगे कि 40 का कोट पूरक कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 का कोट पूरक कोड 50 होगा। अगर हम कहें 60 का कोट पूरक कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 होगा। अगर हम आपसे कह दें 70 का कोट पूरक कोड कितना होगा, तो आप कहेंगे 20 होगा। है ना? तो मतलब जिन दो कोणों का योगफल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, और उसमें प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोट पूरक कोण कहलाता है, तब वो क्या होगा, प्रत्येक कोण एक दूसरे का कोट पूरक कोण कहलाता है। ठीक। यही था। चलिए अगला प्रश्न करा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना होगा, 1000। ठीक। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100। और इसी को कह रहा है जोड़ना है। माफ करिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। ध्यान रखिए, माफ करिए, यहाँ क्या होगा, 9999। ये हो जाएगा 9999। ये हो जाएगा। ठीक है। अब इनका योग करना है, दोनों को जोड़ना है, तो 0 हो गया, नहीं 9 हो गया, फिर ये 9 हो गया, और 9 एक 10 हो गया, और 9 एक 10 हो गया। ये हो गया 10,099 हो गया। ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 10,099। यही कह रहा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल। ये हो गया। अगला प्रश्न कर रहा है, 1,000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो देखिए, 1,000 लीटर पानी टंकी है, पानी टंकी कितनी है, यानी 1,000 लीटर की है। 1,000 लीटर की पानी की टंकी है, और इसमें प्रत्येक घंटे कितना रिसाव हो रहा है, 10% पानी की कमी हो जाती है। तो अगर हम 1 घंटे की बात कर लें, 10% रिसाव हो रहा है, तो 10 बटे क्या हो जाएगा, 100। तो कितना पानी का रिसाव हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो एक और एक जीरो, यानी 100। 100 लीटर पानी कम हो गया। क्या हो गया, 100 लीटर पानी का रिसाव हो गया, का रिसाव हो गया। ठीक। ये तो करा, 1 घंटे बाद जस्ट जैसे 100 लीटर पानी बह गया, उसके बाद तुरंत करंट पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। तो शेष मात्रा हम निकाल लेते हैं। 1 घंटे बाद, यहां लिख लीजिए, 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1 घंटे, एक घंटे बाद शेष पानी, शेष पानी की मात्रा कितना होगा, 1,000 में से 100 माइनस कर लेंगे तो बचेगा कितना, 900 लीटर बचेगा। ठीक। तो 1,000 लीटर
कि पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी कमी हो गई। जब 10% पानी का मतलब 100 लीटर पानी खत्म हो गया, तो एक घंटे बाद कितना बचेगा? जितना टोटल पानी था उसमें से हम 100 लीटर जब घटा देंगे तो बचेगा हमारा 900 लीटर। इतना ही मात्रा बची रहेगी पानी की। अगला प्रश्न 2021 में पूछा गया है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना? 9,999 ये होगा। अब कह रहा है इस संख्या की उत्तरवर्ती, यानी 9,999 का उत्तरवर्ती कहिए या फिर अनुवर्ती कहिए, बात एक ही होगा। हम कई बार इस चीज को बता भी चुके हैं। तो उत्तरवर्ती में क्या होता है, एक संख्या आगे हो जाती है, जो है इसमें हम एक क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। जब एक जोड़ देते हैं, ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। कितना? 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यही अब क्या हो जाएगा? आंसर जो है। ठीक। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती ये सब एक ही होते हैं, एक संख्या आगे इसको कहते हैं। अब पूर्ववर्ती अगर पूछेगा आपसे तो एक संख्या पीछे। रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है? तो रोमन संख्या एल जो होता है, ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है कि रोमन संख्या एल जो होता है ये किसे प्रदर्शित करता है? ये 50 को प्रदर्शित करता है। किसे? 50। ठीक। चलिए, 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यानी 1, 2, 5 से कितना संख्या बन सकता है और दोबारा किसी चीज को रिपीट नहीं करना है एक संख्या बनाने में। तो वही कह रहा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारा क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपका 125 ही बन जाएगा। 125 हो गया। उसके बाद आप क्या बना सकते हैं? 251 बना सकते हैं। क्या बना दें? 251 बना सकते हैं। उसके बाद आप 152 बना सकते हैं। 1, 5, 2 कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप कर सकते हैं, दो आगे कर लीजिए, 215 कर लीजिए, 215 हो जाएगा। उसके बाद 5 सबसे आगे कर सकते हैं, 512 भी बन जाएगा। और एक और 521 बन जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 521 हो जाएगा। और कुछ बन पाएगा? दो 215 बन चुका, 251 बन चुका है। हाँ, ठीक है। 125 बन ही गया है। 521 बन गया है। 512 बन गया है। बस इतना ही आप बना सकते हैं। इसमें देखिए किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, सब एक ही बार लिखे गए हैं। ठीक। चलिए अगला, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले सवाल ये कह रहा है, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पहले जो आयत की लंबाई दे रखा है, यानी अगर हम L1 की बात कर लें, L1 बराबर, यानी L1 लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, एक हम मानने का तरीका बता रहे हैं। और B1 बराबर कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो हम यहां से परिमाप निकाल सकते हैं, पेरीमीटर यानी परिमाप P1 निकाल सकते हैं। परिमाप P1 निकाल लीजिए पहले। P1 बराबर क्या होता है? 2L1 लंबाई प्लस चौड़ाई भी होता है, यानी L1 और B1 ये हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना? 2L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू 10 है और प्लस B की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो कितना हो जाएगा? 10, 5 15, 2 इंटू 15 बराबर कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, यानी एक परिमाप आपको कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। ठीक, ये हो गया। अब सेकंड का कंडीशन, ये हमारा कंडीशन फर्स्ट था। ये हमारा कंडीशन फर्स्ट था। अब हम जो सेकंड कंडीशन की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन की जब बात करेंगे तो सेकंड कंडीशन ये कह रहा है, यदि इस आयत की लंबाई आधा कर दी जाए, यानी जो पहले लंबाई 10 था अब उस लंबाई को हम आधा कर देते हैं, यानी L2 हमारा कितना हो जाएगा? L2 इक्वल टू हो जाएगा 10 के बटा
2। ये L1 और L2 हमें एक मानने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। 2 पंचे 10, कितना आ गया? 5 आ गया। 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। ये L2। और लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दोगुना कर दिया जाए। अब हम B2 की अगर बात करें, जो पहले B2 5 था उसको दोगुना कर देना है। तो 2 पंचे 10, कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। अब बताइए परिमाप P2 कितना हो जाएगा? तो परिमाप P2 इक्वल टू हो जाएगा 2L2 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है। इन दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता ही है, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 5। L2 का मान 5 दिया है, B2 का मान 10 दिया है। तो अब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 5 15, 15 दूना 30। अब भी वही आया, 30 ही आया, 30 मीटर। अर्थात परिमाप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कह सकते हैं। अर्थात दोनों के परिमाप में, दोनों के परिमाप में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक। ये हो गया, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अगला प्रश्न करा 100 का 3/4। क्या? 100 का मतलब होता है गुणा, इसका 3/4 प्लस 920 का मतलब गुणा 30%, कितना होगा सर करिए ये। तो चलिए काट दिए, 25 चौका 100, कितना हो गया? ये 25 हो गया, ठीक ना। और एक जीरो ये और ये कैंसिल हो गया। तो 25 दिया कितना आया? 75 आया। और प्लस ये सो जो गुणा करके जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया और 9 तरीके 27 हो गया। अब जब जोड़ेंगे तो 6 5 11 का 1 7 7 14 1 15 हो गया, 2 1 3 हो गया, कितना आ गया? 351, 351 हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया? 351 हो गया। बस यही सवाल था। और देखिए कितना आसान सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है, 2021 में प्रश्न पूछा गया है। अगला, यदि किसी वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर था, उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा दिया है, ए बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है? ए बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल किसका? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। 36 क्या? वर्ग सेंटीमीटर। आप यूनिट लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। लिखने के बाद आप ध्यान दीजिएगा यूनिट पे, कि हमारा क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग सेंटीमीटर, पेरीमीटर परिमाप पूछेगा तो मीटर हो जाएगा। जिसमें भी रहेगा, मीटर या सेंटीमीटर जिसमें भी रहेगा, बस स्क्वायर और नॉन स्क्वायर जो भी है, अगर पेरीमीटर है तो नॉन स्क्वायर वाला रहेगा, और क्षेत्रफल है तो स्क्वायर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 13 39 273, इसका मसा निकालना है। 13 39 और 273 का मसा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणित 13 कर लेंगे, और इसको लिखेंगे 13 तिया 39, 1 गुणित 13 इंटू 3 कर सकते हैं। जैसे 13 है, 13 के नीचे 13 ही लिखेंगे, आपको आसानी होगी। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं? 273 को 13 दूना 26, और एक बचा 13 का 13, यही 21 बार गया। तो 1 गुणित 13 इंटू 7 तरीके 21, 3 इंटू 7, 7 तरीके 21, 21 तरह में 13 का 3, 13 दूना 26 और 1 27, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे? मास। मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये म स का मतलब वो होता है जो उभयनिष्ठ हो, और ये सब सारी चीजें बताई जा चुकी हैं। अब दोबारा उस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं केवल सवाल लगाऊंगा। तो इसका म स जो तीनों मिल रहा है उभयनिष्ठ है, वो क्या होगा? 13 होगा, ठीक। यही आंसर है। चलिए अगला सवाल। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? कह रहा है राकेश को कितना अंक मिला है। कुल प्राप्तांक कितना है? 65%। और पूर्णांक कितना है? 500 है। तो हम वही 500 का 65% निकाल लेंगे भाई, हमको पता चल जाएगा ना कि कितना अंक राकेश को मिला है ना। टोटल पूर्णांक कितना है? टोटल एम एम, टोटल पूर्णांक कितना है? 500 है। और टोटल
कितना पाया है, यानी कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक कितना हो गया, 65% हो गया। अब 500 का 65% निकाल देंगे हम। 500 का 65% निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितना अंक पाया हुआ है। तो डबल जीरो कैंसिल। अब आया कितना, 5 × 65। तो कितना हो गया, 5×25 का ही 5, 5×6 = 30, 2 = 32, 325 अंक वो पाया था। राकेश कितना अंक पाया था, 325 अंक। तो जैसे आप हाई स्कूल या इंटर में हैं और आपसे कह दिया जाए कि आप मान चलिए कि इंटरमीडिएट में कितना पूर्णांक होता है, 500 होता है, और आपको निकाल के बता दिया कि आप 72% पाए हैं। आप बताइए, आपसे पूछा जाए कि बताइए अंक कितना, कितना टोटल मार्क हुआ आपका, मार्क्स कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि अच्छा ठीक है, 500 का हम 500 में ही तो 72% पाए हैं भाई। 500 नंबर में ही तो 72% पाए हैं, तो 500 का हम 72% निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 × 72, तो 5 दूनी 10 और 5 सते 35, और एक कितना हो गया, 36, यानी 360 नंबर हम पाए हैं। ठीक, तो इसी तरीके से ये भी सवाल था। अगला प्रश्न, समीकरण 3x - 5 बराबर x+3 को हल करिए। इसको हल करना है तो 3x - 5 इसका क्या दे रखा है, x+3 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 3x - x बराबर 3 और +5 हो जाएगा। तो 3x में से एक एक्स गया, 2x, 2x बराबर कितना आया, 8 आ गया। चलिए, जब 2x बराबर 8 आ गया तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 8 के बटा 2 कर देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, यही हमारा उत्तर। अगला करें, सभ्यता के विकास के समय संख्याएं क्या कहलाती थी। तो सभ्यता के विकास के समय जो संख्याएं थी, वो उस समय हम उसको क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्याएं कहते थे। क्या कहते थे, प्राकृतिक संख्याएं कहते थे। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। ठीक, अब अगला प्रश्न अगर संख्या किसे कहते हैं। तो जिन बताया गया है कि जिन शब्दों से वस्तुओं को गिनने का ज्ञान होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं वस्तुओं की गिनती का ज्ञान होता है, गिनती का ज्ञान होता है, उसे संख्या कहते हैं। उसे संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से वस्तुओं की गिनती का ज्ञान होता है, उसे संख्या कहते हैं। चलिए, अगला करा, संख्यांक से क्या आशय है। यानी अब संख्यांक क्या होता है। तो संख्यांक जो होता है ना, जो गिनती का ज्ञान होता है, उसे हम जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जो गिनती का ज्ञान होता है उसी को हम जिसके द्वारा व्यक्त किया करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, संख्यांक कहलाता है। यानी इसको आप लिख सकते हैं कि संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। ठीक, ये उसे क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। जैसे अगर संख जैसे मान चलिए ये है, अ, एक फूल, दो फूल, तीन फूल, तो ये तो वस्तु हो गया। अब इसको हम गिन करके बता रहे हैं कितना है, ये टोटल 3 है। कितना है, 3 है। तो यही तो संख्यांक है।
यही जो हम इसको व्यक्त किए 3 से लिखे, यही आपका क्या हो गया, संख्यांक हो गया। वस्तु हमारी 3 थी, इसको हम हमें जो गिनने का बोध हुआ वो संख्या से हुआ। अब हम जब इसको गिन सके, अब इसको हम जिस के द्वारा इसको व्यक्त करेंगे, जिसके द्वारा हम इसको लिखेंगे, वही हमारा संख्यांक हो जाएगा। से 1 2 3, ये क्या हो गया, 3 हमारा क्या हो गया, संख्यांक। ठीक। चलिए, अगला कह रहा है संख्या 34 77 में दोनों सात के स्थानीय मान ज्ञात करिए। 34 77, इसमें पहले सात का स्थानीय मान 7 × 1 = 7 हो जाएगा, और दूसरे का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 × 10। 7 के बाद एक अंक है तो एक जीरो बढ़ जाता है, तो 7 दाम 70 हो जाएगा। यही होगा। चलिए, अगला कह रहा है 62 × 74 को हल करिए। भाई ये पूरा है, इसको आप कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। अगला 1 × 2 1 × 3 एवं 3 × 4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए, जब 3 अंक 3 भिन्न दिया हुआ है, तो आप इसको बड़ी निकालने के लिए 2 से भाग 1 में देंगे तो 0.5 बार जाएगा। ठीक है। फिर 3 का भाग 1 में देंगे तो 0.3 3 बार जाएगा। फिर 4 का भाग जब 3 में देंगे तो 0.30 हो जाएगा, 4 × 7 = 28, और 4 × 5 = 20। आप बताइए कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर ये 0.75 ही तो बड़ा है, या 0.75 बड़ा है, तो हमारा कौन सा भिन्न बड़ा है? 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न यही है। चलिए, 4/9 + 3/9 को जोड़े, इसको जोड़ना है, इसको 4/9 और +3/9। तो हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो अंश को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, जोड़ या घटा दिया जाता है, जैसा कहेगा। तो इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, तो हम 4 में 3 जोड़ देंगे और बटा 9 कर लेंगे। तो 4 3 7, 7 के बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है दशमलव संख्या 4 3 2.562 का स्थानीय मान चार्ट द्वारा दर्शाइए। इसको जो ये स्थानीय मान है, इसको चार्ट के द्वारा दर्शाना है। किसके द्वारा? चार्ट के द्वारा। तो आप एक चार्ट बना लीजिए, कुछ इस तरीके का। चलिए, ये हो गया। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा है, और इसमें भी दसवां, दसवां, सौवां और हजारवां भाग है। तो एक तो सैकड़ा का हो जाएगा, एक सैकड़ा कॉलम हो गया, एक दहाई कॉलम हो गया, और एक इकाई का कॉलम हो गया। ठीक, ये हो गया। और क्या हो गया? इकाई हो गया, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं इकाई, यहाँ क्या हो जाएगा, दहाई, और यहाँ क्या हो गया, सैकड़ा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 10वां भाग। क्योंकि अब दशमलव है तो 10वां चलेगा, 10वां, 100वां और हजारवां भाग। ठीक, ये हो जाएगा। इधर ही कर। तो अब इस स्थानीय मान को इकाई जो है 2 लिखेंगे, ये 2 है। इकाई, 2 इकाई, 2 इकाई, 3 दहाई, 3 दहाई और 4 सैकड़ा, ये हो गया। अब दसवां में क्या आएगा, 5 हो जाएगा, और सौवां में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हजारवां जो लास्ट में है वो हजारवां में जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यही आपको दिखाना था। ठीक। तो इसी चार्ट के द्वारा दर्शाना था, बस और कुछ नहीं करना है। अब कह रहा है गुणनखंड किसे कहते हैं? तो भाई गुणनखंड क्या हो, जैसे हम अगर लिख दे रहे हैं, जैसे 4 × 5 का जब हम गुणा कर देते हैं, 4 × 5 जब गुणा करते हैं तो कितना आता है, 20। तो हम यही, ये जो 20 है, 20 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 और 5 हो गया। तो इसको लिख सकते हैं, जब 4 में 5 का गुणा करते हैं, 5 का गुणा करते हैं तो तो गुणनफल 20 आता है।
ठीक है। यहाँ 4 व 5 को 20 का गुणनखंड कहते हैं। कहते हैं 20 का गुणनखंड कहते हैं, यही अब गुणनखंड हुआ। चलिए अगला, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड दो 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 और तीन है तो संख्या बताइए। भैया संख्या क्या हो जाएगी, दो इंटू तीन का गुणा कर दीजिए, दो दूनी चार तिहाई 12, संख्या क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यही संख्या होगी। जो दो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर सबसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी दो ही होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो होती है। ठीक। चलिए अगला, एक संख्या के गुणनखंड 8 और 3 है, उसके अभाज्य गुणनखंड बताइए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड, संख्या का गुणनखंड क्या है, 8 और 3 है, तो 8 और 3 क्या हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ, त्रिके 24, यही होगा। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, सारी अभाज्य संख्याएं ही तो है। जैसा कि हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, दो होती है। तो ये दो भी अभाज्य है, तीनों दो अभाज्य हैं और एक तीन भी अभाज्य है। तो जो 24 है ये अभाज्य संख्या से ही बनी है। इसका जो गुणनखंड है वो अभाज्य संख्याएं ही। अगला, 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। हमने बताया था अनुवर्ती उत्तरवर्ती एक ही होती हैं और ये एक अंक आगे होती हैं। यानी 79 में जब एक आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 80। चल, अगर अगर 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अब देखिए इसमें पूछा है पूर्ववर्ती, क्या पूछ लिया है, पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब एक अंक पहले, तो 100 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, 99। 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अब अनुवर्ती पूछ लिया, फिर एक अंक आगे आप चले जाइए। अनुवर्ती यानी 1005 में जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1006 हो जाएगा। ठीक। अगला कह रहा है 99,999 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, अब एक संख्या पीछे, 99,999 में जब एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 99,900, अब 98 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक। चलिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें एक अंक और जोड़ देंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्याएं जिनके में अधिकतम दो गुणनखंड हो, या वे संख्या जो, वे वह संख्या जो एक को वह स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। ये हुआ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या, संख्या जो एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी, अन्य
संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक। अभाज्य में क्या हुआ कि एक और स्वयं के अलावा अन्य की संख्या से विभाजित नहीं होगी, लेकिन भाज्य में अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर हम 7 की बात करें तो 7 1 से विभाजित होगा। अभाज्य की मैं बात कर रहा हूँ, 7 1 से विभाजित होगा और स्वयं 7 से होगा। बस इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं होगा। लेकिन हम भाज्य संख्या में अगर 6 ले लेते हैं तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट जाएगा और स्वयं 6 से भी कटेगा। तो इससे गुणनखंड कितने हो जा रहे हैं? 2 से अधिक। यानी जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्या होगी, और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक ना हो, जैसे 1 और 7 2 से अधिक ना हो, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। संख्या एक कैसी है? संख्या एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक, ये होगा। अगला कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभी हम आपको ऊपर बताए थे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। कौन सी होगी? 2। ठीक, ये होगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद हम अगली क्लास में बात कर लेंगे। अभी क्वेश्चन ज्यादा है, एक क्लास में संभव नहीं हो पाएगा, तो कोशिश करेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम 2 क्लास में खत्म कर दें। ठीक है, तो आप प्रश्न यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम अगली क्लास में सअभाज्य संख्या से बात कर लेंगे। सअभाज्य संख्या क्या है और अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या या दिक्कत है तो आप कमेंट कर देंगे, तो कोशिश हम लोग पूरी करेंगे कि आपकी समस्या को सॉल्व किया जाए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ प्लीज अवश्य शेयर कर दिया करिए। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद अगर आप लाइक कर देंगे तो अति ही महान कृपा हो आप लोग। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए। ओके।